हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है ना। वो एक ऐसा स्टॉक ढूंढना जो 100 गुना या शायद 1000 गुना तक रिटर्न दे सके, जिसे हम मल्टी बैगर्स कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे स्टॉक्स को आखिर पहचाना कैसे जाए। तो आज हम मदद लेंगे एक लेजेंडरी इन्वेस्टर फिलिप फिशर की। उनकी जो टाइमलेस विजडम है वो हमें ऐसे ही स्टॉक्स को पहचानने का एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देती है। चलिए बिना देर किए सीधे इसमें उतरते हैं। तो वो मिलियन डॉलर सवाल यही है, आखिर वो कौन सी कंपनियां हैं जो लंबे समय में इतनी असाधारण वेल्थ बनाकर देती हैं। ये वो एक सवाल है जो हर सीरियस इन्वेस्टर को रात में जगाए रखता है। और देखिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए ना तुक्केबाजी से काम नहीं चलता। इसके लिए एक मजबूत, एक सॉलिड फ्रेमवर्क चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण में हम फिलिप फिशर के मशहूर 15 पॉइंट्स में से पहले 6 पॉइंट्स को बारीकी से समझेंगे। और इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, हम देखेंगे कंपनी का ग्रोथ विजन क्या है। दूसरा, उस विजन को हकीकत में बदलने वाला ग्रोथ इंजन कैसा है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, प्रॉफिट पे ऑफ यानी नंबर्स क्या कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। फिलिप फिशर को ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पायनियर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने एक 15 पॉइंट का फ्रेमवर्क तैयार किया था जो किसी भी कंपनी की क्वालिटी को, उसकी आत्मा को गहराई से परखने में मदद करता है। कमाल की बात यह है कि ये पॉइंट्स आज भी उतने ही असरदार हैं जितने 50 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं, ना कि रोज-रोज के बाजार के शोर पर। तो हमारे फ्रेमवर्क का पहला पड़ाव है कंपनी के विजन को समझना। यहाँ हम खुद से 2 सीधे सवाल पूछेंगे। पहला, क्या कंपनी के पास लंबे समय तक बढ़ने की गुंजाइश है? और दूसरा, क्या मैनेजमेंट उस ग्रोथ को हासिल करने के लिए सच में डिटर्मिन्ड है या फिर सिर्फ बातें कर रहा है? पहला पॉइंट बिल्कुल साफ है। क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इतना दम है कि उसकी सेल्स आने वाले कई सालों तक लगातार बढ़ती रहे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम 1 या 2 साल की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी ग्रोथ की तलाश में हैं जो कंपाउंडिंग की ताकत को अपना जादू दिखाने का पूरा मौका दे सके, मतलब एक बहुत लंबी दौड़। अच्छा, यहाँ टेम्पररी सेल्स स्पर्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब टेलीविजन नया नया आया था तो क्या हुआ? सेल्स में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन कुछ ही सालों में जब ज्यादातर घरों में टीवी पहुंच गया तो मार्केट सैचुरेट हो गया और सेल्स फ्लैट हो गई। ये एक टेम्पररी बूम था। हमें ऐसी कंपनियों की तलाश है जो लगातार इनोवेट करती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, जहां एक इनोवेशन दूसरे इनोवेशन को जन्म देता है और डिमांड सालों साल बनी रहती है। फिशर के मुताबिक ग्रोथ कंपनियां 2 तरह की होती हैं। पहली होती हैं फॉर्चुनेट एंड एबल, मतलब वो जिनकी किस्मत अच्छी है कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि एल्कोवा और 20वीं सदी की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। और दूसरी, जो मुझे ज्यादा दिलचस्प लगती हैं, वो है फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल। ये कंपनियां अपने काबिलियत से अपनी किस्मत खुद बनाती हैं, जैसे ड्यूपॉन्ट, जिसने नाइलॉन और सेलोफेन जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर खुद अपने लिए नए मार्केट्स खड़े कर दिए। अब दूसरा पॉइंट ये सीधा मैनेजमेंट की सोच के बारे में है। क्या मैनेजमेंट सिर्फ आज के हिट प्रोडक्ट्स पर ही बैठा हुआ है या वो भविष्य के लिए भी लगातार नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेस डेवलप करने के लिए कमिटेड है? देखिए, जब आज के प्रोडक्ट्स की ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी तब क्या होगा? एक बेहतरीन मैनेजमेंट हमेशा आगे क्या, इस सवाल का जवाब ढूंढता रहता है। ऐसी कितनी ही कंपनियां हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट की सफलता के बाद गायब हो गईं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अगला प्लान ही नहीं था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पॉइंट 1 एक तथ्य है, एक फैक्ट। क्या मार्केट में ग्रोथ की गुंजाइश मौजूद है? इसे हम आंकड़ों से, डेटा से परख सकते हैं। लेकिन पॉइंट 2 ये मैनेजमेंट के एटीट्यूड के बारे में है। क्या भविष्य में ग्रोथ बनाए रखने का वो इरादा, वो जुनून है? और एक महान इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों का एक साथ होना बेहद जरूरी है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस विजन को हकीकत में कैसे बदला जाता है। यहाँ हम कंपनी के ग्रोथ इंजन को परखेंगे, यानी उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यही वो 2 पहिए हैं जो ग्रोथ की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट है कंपनी अपने साइज के हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर कितना असरदार काम कर रही है। यहाँ असरदार या इफेक्टिव शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि R&D पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, सवाल ये है कि उस खर्च से रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो कंपनी R&D पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है वही सबसे सफल होगी?
ये इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा मिथ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चीज है R&D की इफेक्टिवनेस। सोचिए, एक स्टूडेंट जिसके पास सबसे महंगी किताबें हैं, जरूरी तो नहीं कि वो एग्जाम में टॉप करे। मायने ये रखता है कि वो पढ़ता कैसे है। ठीक वैसे ही कुछ कंपनियां कम बजट में भी शानदार इनोवेशन कर जाती हैं, जबकि कुछ बड़ी कंपनियां भारी भरकम खर्च के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाती। तो फिर एक R&D डिपार्टमेंट को असरदार क्या बनाता है? 3 चीजें। पहला, टीम कोऑर्डिनेशन, जहां केमिस्ट्स, इंजीनियर और डिजाइनर मिलकर एक टीम की तरह काम करें, अलग-अलग नहीं। दूसरा, मैनेजमेंट का सपोर्ट, जो रिसर्च की धीमी प्रक्रिया को समझे और रातों रात नतीजों के लिए दबाव न बनाए। और तीसरा, मार्केट कनेक्शन, मतलब R&D टीम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्हें कस्टमर्स सच में खरीदना चाहते हों, न कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो लैब में अच्छी लगे पर किसी काम की ना हो। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, और ये एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर इन्वेस्टर्स नजरअंदाज कर देते हैं। सवाल ये है, क्या कंपनी के पास एक अबव एवरेज यानी औसत से बेहतर सेल्स टीम है? लोग अक्सर प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं और ये भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट खुद ब खुद बिकता नहीं है, उसे बेचना पड़ता है। जैसा कि खुद फिलिप फिशर ने कहा था, आज के कॉम्पिटिटिव दौर में बहुत कम कंपनियों के प्रोडक्ट्स इतने शानदार होते हैं कि वो बिना एक्सपर्ट मर्चेंडाइजिंग के अपनी पूरी क्षमता तक बिक सकें। इसका सीधा मतलब है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी एक मजबूत सेल्स और मार्केटिंग टीम के बिना अपनी पूरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मिसाल के तौर पर महान कंपनियां सेल्स को कितनी गंभीरता से लेती हैं, जरा ये देखिए। डाउ केमिकल अपने नए सेल्समैन को कस्टमर से मिलने से पहले 1 साल से भी ज्यादा की ट्रेनिंग दे सकती है। 1 साल! और IBM में एक औसत सेल्स पर्सन अपना 1/3 समय कंपनी की ट्रेनिंग में ही बिताता है। ये दिखाता है कि वो सेल्स को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपनी सफलता का एक अहम स्तंभ मानते हैं। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, प्रॉफिट पे ऑफ। यहाँ हम देखेंगे कि कंपनी का जो विजन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो आखिर में नंबर्स में यानी फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कैसे तब्दील होता है। क्योंकि आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए तो प्रॉफिट ही सबसे ज्यादा मायने रखता है ना? 5वां पॉइंट सीधा और बहुत सरल है, क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है? आसान भाषा में कहे तो हर 100 रुपये की सेल्स पर कंपनी कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है। ये एक बहुत ही जरूरी मैट्रिक है जो कंपनी की असली सेहत बताता है। एक हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी आमतौर पर एक लो मार्जिन वाली कंपनी से कहीं बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई मार्जिन ये दिखाता है कि कंपनी के पास कोई मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे एक मजबूत ब्रांड, कोई यूनिक टेक्नोलॉजी या फिर बेहतर कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो उसे अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा कीमत वसूलने या कम लागत पर काम करने की ताकत देता है। और हमारा छठा और आखिरी पॉइंट है, कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बनाए रखने या सुधारने के लिए क्या कर रही है। देखिए, आज मार्जिन अच्छा होना ही काफी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन और बढ़ती लागतें ये दोनों हमेशा मार्जिन पर दबाव डालती हैं। इसलिए भविष्य में इसे बचाने के लिए एक ठोस स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए। जब लागतें बढ़ती हैं तो कंपनियां आमतौर पर 2 तरीके अपनाती हैं। पहला, कीमतें बढ़ाना। ये एक आसान लेकिन अस्थायी उपाय है। क्यों? क्योंकि ये नए कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में आने का न्योता देता है। दूसरा और बेहतर तरीका है एफिशिएंसी बढ़ाना, यानी नए इक्विपमेंट डिजाइन करके वेस्टेज घटाकर और प्रोसेस को सुधारकर अपनी लागत कम करना। यही एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है जो लंबे समय तक मार्जिन को बचाए रखती है। तो हमने फिलिप फिशर के 6 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझा। ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को परखने में मदद करते हैं। चलिए अब इन्हें एक आसान सी चेकलिस्ट के रूप में फटाफट दोहरा लेते हैं। तो अगली बार जब किसी कंपनी को एनालाइज करें तो इन 6 सवालों को जरूर पूछें। क्या लॉन्ग टर्म सेल्स पोटेंशियल है? क्या मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए डिटर्मिन्ड है? क्या R&D असरदार है? क्या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन औसत से बेहतर है? क्या प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है? और क्या कंपनी मार्जिन सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है? तो अब सवाल ये है, अपनी वॉच लिस्ट पर नजर डालिए। क्या उसमें कोई ऐसी कंपनी है जो इस 6 पॉइंट चेकलिस्ट पर खरी उतरती है? जरा सोचिए और इन पॉइंट्स पर अपना विश्लेषण खुद शुरू कीजिए। क्या पता अगला मल्टी बैगर आपकी नजरों के सामने ही हो। नमस्ते। जब हम किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सेल्स, प्रॉफिट्स, शेयर प्राइस, है ना? ये सब जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कंपनी की असली स्टोरी, उसकी सच्ची ताकत इन नंबर्स के पीछे छिपी हुई है? तो आज हम बैलेंस शीट से आगे बढ़ेंगे और एक कंपनी का असली एक्सरे करेंगे।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक अच्छी कंपनी और एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या ये एक ही चीज़ है? हमेशा ज़रूरी नहीं। और इसका जवाब आपको अक्सर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, उन लंबी चौड़ी बैलेंस शीट्स में नहीं मिलता। इसका जवाब मिलता है कंपनी के कल्चर में, उसके लोगों में और उसके काम करने के तरीके में। तो चलिए शुरू करते हैं ये कंपनी एक्स-रे। हम इसमें 4 अलग-अलग हिस्सों में झांक कर देखेंगे। सबसे पहले कंपनी के लोग, फिर उसके अंदर के सिस्टम्स, उसके बाद सबसे ज़रूरी मैनेजमेंट का असली कैरेक्टर, और आखिर में इन सब चीज़ों का हमारे शेयर्स पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी चीज़ से, वो हैं लोग। देखिए, कोई भी कंपनी सिर्फ दीवारों और फैंसी मशीनरी से नहीं बनती। असली कंपनी बनती है उसके लोगों से, उनके पैशन से, उनकी दिन रात की मेहनत से। और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब कंपनी के एम्प्लॉइज़ खुश होते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, तभी तो वो अपना बेस्ट काम करते हैं। और इसका सीधा डायरेक्ट असर कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। ये कोई फील गुड बात नहीं है, ये सीधा सीधा बिजनेस सेंस है। एक खुश टीम ही एक सक्सेसफुल कंपनी बना सकती है। फर्क बिल्कुल साफ है, जमीन आसमान का है। एक तरफ जहां लोग खुश हैं, वहां लोग कंपनी में टिकते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है और प्रोडक्टिविटी आसमान छूती है। दूसरी तरफ जहां लोग परेशान हैं, वहां रोज-रोज नए झगड़े, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स, नए लोगों को ट्रेन करने का अलग खर्चा, ये सारी चीजें ना सीधा सीधा कंपनी के प्रॉफिट्स को खा जाती हैं। एम्प्लॉइज के बाद अब आते हैं टॉप फ्लोर पर, यानी एग्जीक्यूटिव टीम। अगर कंपनी की टॉप लीडरशिप में आपस में भरोसा है, स्टेबिलिटी है, तो वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी कंपनी की नाव को पार लगा लेते हैं। ये जो स्थिरता है ना, ये कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होती है। तो एक अच्छा एग्जीक्यूटिव कल्चर दिखता कैसा है? बहुत सिंपल है। प्रमोशन आपके काम से मिलता है, जान पहचान या फेवरेटिज्म से नहीं। सैलरीज फेयर मिलती हैं और कंपनी पहले अपने अंदर के टैलेंट को मौका देती है, हमेशा बाहर से नए स्टार लाने के बजाय। यहाँ टीम वर्क चलता है, पॉलिटिक्स नहीं। इसको ना एक क्रिकेट टीम की तरह सोचिए। अगर पूरी टीम सिर्फ एक ही स्टार बैट्समैन पर डिपेंडेंट है और वो आउट हो जाए तो टीम का क्या होगा? बस वही रिस्क एक कंपनी में भी होता है। अगर सारी सक्सेस का क्रेडिट, सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक मजबूत कंपनी में पूरी टीम की गहराई होती है, सिर्फ एक स्टार प्लेयर नहीं। चलिए अब अपने एक्स-रे में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब देखते हैं कंपनी की अंदर की मशीन कैसे काम करती है, मतलब उसके ऑपरेशनल सिस्टम्स और कंट्रोल्स कैसे हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक रेस्टोरेंट जो शानदार बिरयानी बेचता है, पर उसे यही नहीं पता कि एक प्लेट बिरयानी बनाने में चावल, मसाले और गैस का कितना खर्चा आता है। वो अपनी बिरयानी का सही दाम कैसे रखेगा? वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? ऐसा बिजनेस चल ही नहीं सकता, राइट? और बस यहीं पर कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग कंट्रोल्स का रोल आता है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने हर काम की, हर प्रोडक्ट के हर छोटे से छोटे हिस्से की एग्जैक्ट लागत का बिल्कुल अच्छे से पता हो। जब आपको कॉस्ट पता होगा, तभी तो आप प्राइस सही रख पाएंगे, अपने सेल्स एफर्ट्स को सही जगह लगा पाएंगे और ऑफ कोर्स अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। हर इंडस्ट्री में कंपनीज के पास अपने कुछ खास सीक्रेट वेपन्स होते हैं। जैसे एक रिटेल कंपनी के लिए सही जगह पर दुकान खोलने का टैलेंट, या किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के पास एक सॉलिड पेटेंट। अरे ये छोड़िए, कभी कभी तो कम इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक निशानी हो सकती है कि कंपनी कितनी अच्छे से मैनेज हो रही है, इसलिए वहां एक्सीडेंट्स और नुकसान कम है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सरे के सबसे जरूरी, सबसे अंदरूने हिस्से पर, मैनेजमेंट का असली कैरेक्टर, उनकी नीयत, उनकी सोच, मतलब उनका डीएनए कैसा है। यहाँ ना दो अलग दुनियाएं हैं। एक मैनेजमेंट होती है जो लंबी रेस के लिए सोचती है, वो कस्टमर्स और सप्लायर्स सबके साथ रिश्ते बनाती है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करती है। और दूसरी जो बस आज का, इस क्वार्टर का प्रॉफिट देखती है, चाहे उसके लिए कल कुछ भी दांव पर लगाना पड़े। ऐसी कंपनी शॉर्ट टर्म में शायद चमक जाए, पर लंबे समय में टिक नहीं सकती। किसी भी मैनेजमेंट का असली टेस्ट, उनका कैरेक्टर टेस्ट, अच्छे वक्त में नहीं होता। असली टेस्ट तब होता है जब चीजें गलत जाती हैं, जब मुसीबत आती है। उनका रिएक्शन उनके बारे में सब कुछ बता देता है। और जवाब बहुत सिंपल है। एक अच्छी मैनेजमेंट अच्छे टाइम में भी सच बोलती है और बुरे टाइम में भी। वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहती है। अगर बुरे वक्त में मैनेजमेंट चुप हो जाए, कॉन्फ्रेंस कॉल्स कैंसिल करने लगे या बातें छुपाने लगे, तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
इस पर एक बहुत जबरदस्त बात कही गई है कि अगर आपको मैनेजमेंट की ईमानदारी पर, उनकी नीयत पर जरा सा भी शक हो, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बात वहीं खत्म, फुल स्टॉप। तो ये सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है मैनेजमेंट की नैतिक जिम्मेदारी। ये कि वो शेयर होल्डर्स के पैसे को अपना पैसा समझकर पूरी ईमानदारी और देखभाल से मैनेज करें। एक इन्वेस्टर के लिए इससे बड़ा कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, ट्रस्ट मी। अब आते हैं उस बात पर जिसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ता है। कैसे कंपनी के ग्रोथ प्लान्स आपके पास मौजूद शेयर्स की कीमत पर असर डाल सकते हैं? तो यहां एक बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। चलिए एक पिज़्ज़ा की एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पिज़्ज़ा है जिसके 4 बड़े बड़े स्लाइस हैं। आप खुश हैं। अब कंपनी ने अचानक से उसी पिज़्ज़ा के 8 स्लाइस कर दिए। आपके पास स्लाइस तो अभी भी हैं, लेकिन अब वो पहले से छोटा हो गया है ना। पूरे पिज़्ज़ा में आपका हिस्सा कम हो गया। बस यही है इक्विटी डाइल्यूशन। तो ये होता कैसे है? देखिए, कंपनी को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। वो पहले थोड़ा लोन लेती है, पर अगर और पैसा चाहिए तो वो मार्केट में नए शेयर्स इशू करती है। इससे टोटल शेयर्स बढ़ जाते हैं और आपका हिस्सा यानी ओनरशिप परसेंटेज कम हो जाता है। अब यहां देखने वाली बात यह है, क्या इस कम हिस्से के बदले में कंपनी इतनी तेजी से ग्रो करेगी कि आपको आखिर में फिर भी फायदा हो? यही असली सवाल है। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे एक्सरे से हमने क्या सीखा? चलिए इसके सभी जरूरी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं एक फाइनल समरी में। तो ये रहा पूरा एक्सरे। कंपनी की धड़कन है उसके लोग, उसका इंजन है उसका अंदरूनी सिस्टम और उसके सीक्रेट वेपन्स। उसका दिमाग है मैनेजमेंट की सोच और ईमानदारी। और हम सबका वॉलेट इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ और डाइल्यूशन को आखिर कैसे बैलेंस करती है। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करें, तो क्या आप सिर्फ नंबर्स की सरफेस पर रहेंगे या ये एक्सरे करके उसकी रूह तक, उसके डीएनए तक जाएंगे? याद रखिएगा, एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट की असली कहानी अक्सर बैलेंस शीट के पन्नों के बीच में ही छिपी होती है।